अनुप्रयोग देख लिए थे, 2 प्रकार के अनुप्रयोग देख लिए थे हमने। विमीय विश्लेषण विधि के कौन कौन से 2 अनुप्रयोग देखे थे बच्चों हमने? एक तो था हमारा कि चाहे हम कैसी भी पद्धति हमें दे दें, एक पद्धति में अगर हमें मात्रक दे रखा है तो उसे हम दूसरी पद्धति में या दूसरे मात्रक में चेंज कर सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को, ठीक है। दूसरा, और इसके कुछ उदाहरण भी देख लिए थे हमने। इसके बाद जो दूसरा था हमारे पास अनुप्रयोग था कि किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच करना, कि वो भी किसके द्वारा देखी थी हमने? विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा, कि कोई भी सूत्र सही है या गलत है उसकी विमा लिखते हैं दोनों तरफ और उसकी जांच करके हम ज्ञात करते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास थर्ड बच रहा था एप्लीकेशन, जो था हमारा थर्ड एप्लीकेशन का क्या था यहाँ पे? तीसरा जो अनुप्रयोग था कि भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये क्या था हमारा? तीसरा अनुप्रयोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है इसमें, 2 नंबर का या 2.5 नंबर का या 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है बच्चों इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसको भी हम किससे समझेंगे? किसके द्वारा? एक सूत्र के द्वारा। कि जैसे सपोज हमारे पास क्या दे रखा है हमने, क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ध्वनि का माध्यम में वेग भी है, ध्वनि का माध्यम में वेग भी है, वह वायुमंडलीय दाब P तथा माध्यम के घनत्व तथा माध्यम में घनत्व D पर निर्भर करता है, तो सूत्र स्थापित कीजिए। क्या स्थापित करना है? सूत्र स्थापित करना है। यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में कि इनके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। कि ध्वनि का माध्यम में वेग क्या दे रखा है हमें बच्चों? v दे रखा है, वायुमंडलीय दाब P दे रखा है, और माध्यम में घनत्व कितना दे रखा है? D दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या है? इसका सूत्र स्थापित करना है। सूत्र स्थापित करने का मतलब क्या है? कि इनके मध्य संबंध कैसे हैं भौतिक राशियों में, और सूत्र हमारे पास होता है तभी तुम बताते हैं कि इनके मध्य संबंध कैसा है, कि एक दूसरे के मध्य समानुपातिक संबंध है इनका या विद्रुमानुपातिक संबंध है। तो सूत्र निर्माण से ही प्राप्त होगा हमें। तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिल सकता है कि लिखा रहता है आपके पास कि संबंध स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। बात एक ही, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसे ध्यान से देखो बच्चों कि किस प्रकार से करना है क्वेश्चन, और कौन सी विधि के द्वारा कर रहे हैं? विमीय विश्लेषण विधि के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहली चीज तो हमें देखो क्या देखना है कि इसमें कितने सिंबल दे रखे हैं? 3, V, P और D। क्लियर? V जो है वो किस किस पर निर्भर कर रहा है? कोई भी एक राशि बता रखी होगी आपको कि इन राशियों पर निर्भर कर रही है। अब यहाँ पे वेग V किस किस पर निर्भर कर रहा है? वायुमंडलीय दाब P और D पर निर्भर करता है। तो आपको पता है हम कैसे लिखते हैं कि V जो है वो किस किस पर निर्भर करता है? ये साइन लेते हैं निर्भर के लिए, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि समानुपातिक है या विद्रुमानुपातिक है, वो हमें पावर के द्वारा पता चल जाएगा। तो V जो है वो किस किस पे निर्भर कर रहा है? P पे। अब उसकी हमने P की पावर ले ली A, और D पे D की पावर हमने ले ली B। अगर P की पावर कितनी होगी? पॉजिटिव होगी, तब तो समानुपातिक संबंध होगा, और अगर पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी, तो व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होगा। देखो बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ पर ये है x इज इक्वल्स टू
x इज इक्वल्स टू पी क्यू, कोई वैल्यू है, पावर यहाँ पे 1 है, इसकी -1 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, बात हुई तो है, x इक्वल्स टू पी की पावर 1 क्योंकि पावर -1, ये x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, बात हुई। इट मीन्स कि इनकी घातों से या इन भौतिक राशियों की घातों से हमें पता चलेगा कि इनके मध्य संबंध समानुपातिक है या व्युत्क्रमानुपातिक, और घात तो हमें पता ही नहीं, घात ही हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, और जैसे हमारे पास घात पता चल जाएगी तो हमें अपना पता चल जाएगा कि p ऊपर रहेगा या d नीचे रहेगा, या इनके ये समानुपातिक संबंध है या व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, और अपना सूत्र का निर्माण हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इस तरह से लिखना है, ये जो तरीका है इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है इस प्रकार का। क्लियर? सबसे पहले जो हमें दे रखा है b, किस पर निर्भर कर रहा है, p पे और d पे, हमने पावर a ले ली और b ले ली, पावर हमें पता नहीं है। अब इनके विमीय सूत्र तो हमें पता है, अब नहीं आता, अगर किन्हीं बच्चों को याद नहीं है तो साइड में निकाल के देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो निकाल के देख लेते हैं। v है वेग, वेग का विमीय मात्रक यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सबके लिख लो। प्रेशर p, p के लिए आपको सीधा अगर याद नहीं है उसकी विमीय सूत्र या उसका मात्रक याद नहीं है तो हम इसे फॉर्मूले से निकाल लो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। F की वैल्यू आपको पता है, F का तो बच्चों याद रखना है आपको कि F का तो सबसे ज्यादा यूज में आएगा, तो F तो आपको अपने आप ही देखो लिखते लिखते अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि F की जो वैल्यू है, F की जो विमा है वो बहुत बार यूज में नहीं है। तो F की क्या है मात्रा, kg मीटर पर सेकेंड, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो P का मात्रा क्या आ गया, kg, ये मीटर स्क्वायर, पावर 2 ऊपर गया तो क्या हो गया, -2, और ऊपर m की पावर कितनी थी, 1, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1, और s -2। क्लियर बच्चों? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला तो याद रखना आपको, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है या mLT -2 होता है, और हमने फॉर्मूला लगाया प्रेशर इक्वल्स टू F अपॉन ए, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर की m स्क्वायर क्या हो गया, ऊपर गया तो m-2, और m की पावर यहाँ 1 थी, 1 - 2 कितना हो गया, -1। क्लियर? और d क्या है, घनत्व, घनत्व आपको पता है क्या होता है, मीटर क्यूब। क्लियर? अब इन सबकी विमा आप लिख सकते हो। अब इसे विमा के रूप में लिखने से पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, या v इज इक्वल्स टू समानुपातिक नियतांक हमने क्या ले लिया, k, p a d b, ये हो गई समीकरण 1। अब इसे विमीय सूत्र के रूप में लिख लेते हैं, किस रूप में लिख लेते हैं, विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर वेग का क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो इसे विमा के रूप में लिखेंगे तो kg है क्या, वहाँ पे नहीं है, तो m की पावर कितनी हो गई, नॉट आ गई, 0 आ गई। मीटर है, पावर कितनी है m की, 1, तो L1। सेकेंड, t की पावर कितनी है, टाइम की, -1। ये इस तरह से लिख दिया हमने, इक्वल्स टू k, प्रेशर की यूनिट क्या है हमारे पास, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको विमा के रूप में लिखेंगे तो m की पावर कितनी है वहाँ पे, 1, मीटर की लेंथ में पावर कितनी है, -1, सेकेंड टाइम की कितनी है, -2, ml -1 t -2। क्लियर? और इसकी विमा कितनी है, kg है ही नहीं तो इसकी पावर 0, मीटर है, पावर कितनी, 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाँ जी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, गलत नहीं लीजिए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m1 L - 3 t0। घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए सीधा kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? अब हमने सबकी विमाएं लिख दी, सारा काम हो गया हमारे पास, और इनकी पावर कितनी थी, a थी, यहाँ a लगा दो, इसकी पावर कितनी थी, b थी,
यहाँ बी लगा दो। क्लियर है बच्चों? एक बार दोबारा देख लो, v किस किस पे निर्भर करता है, p पे और d पे। हमें इसकी घात नहीं पता, हमने a और b ले ली, फिर इसको समानुपाती नियतांक लगा के इस प्रकार से लिख दिया, समीकरण 1 हो गया। हमें इनकी विमा नहीं पता है तो यहाँ से इनकी यूनिट्स लिख ली हमने। v की क्या होगा, v की मीटर पर सेकेंड। प्रेशर की फॉर्मूला लगाया फोर्स अपॉन एरिया kg पर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे, ये आ गया। घनत्व का क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, kg पर मीटर क्यूब। और इनको विमा रूप में लिख दिया। बच्चों इसको तो विमा रूप में लिखना आता है ना। kg किससे रिप्लेस हो जाता है, विमीय विश्लेषण सूत्र में m से, मीटर लंबाई n से और सेकेंड टाइम t से, और जो जो इनकी यहाँ पे घात है वही घात यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर? इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुलना करने पर, किसकी तुलना कर रहे हैं, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब घातों की तुलना कर रहे हैं। क्लियर? तो तुलना कैसे करेंगे, पहले से इस तरह से लिखिए। यहाँ पे हो गया हमारे पास m0 L1 t माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, अब m की पूरी पावर 1 बना के लिख लो। m को इससे गुणा करेंगे, ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है। और जब आपको पता है जब दो भौतिक राशियां सेम मल्टीप्लाई होती है, उनकी घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर m की पावर कितनी है, a, 1 इंटू a कितना हो गया, a, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, b। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हो गया, m प्लस b। क्लियर? दूसरा l के लिए लिखेंगे, l की पावर कितनी है, -1 इंटू a, माइनस a। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, -3b। क्लियर? t की पावर कितनी है, -2a, और यहाँ पे क्या है, 0, इसका एज इट इज लिख देंगे। क्लियर? यहाँ पे m की पावर कितनी थी, a, इंटू कर दो सीधा, l की पावर कितनी है, -a, t की पावर क्या, -2a। तो जब हमने m को m से क्या करा, गुणा करा, l को l से गुणा करा, t को t से गुणा करा, तो यहाँ पे इन दोनों की पावर कितनी आ गई। गुणा करने का गुणा का मतलब यही है। तो बच्चों देखो हम यहाँ कैसे करते हैं, हम लिखते हैं ना कि यहाँ a स्क्वायर है और a क्यूब है। जब इसको हमको गुणा करने के लिए बुलाया तो हम क्या लिखते हैं, a2 + 3 लिखते हैं ना, a की पावर 5, ऐसे तो लिखते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे n की पावर a और n की पावर b को हमने गुणा करा, तो हमारे हल करा, तो हमारे पास n की पावर a + b आ गया। l माइनस a और l की पावर -3b को कराते ये आ गया। इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जो m की पावर कितनी है, 0 है, यहाँ पे m की पावर कितनी है, a + b, यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे l की पावर कितनी है, -a -3b, यहाँ t की पावर -1 है, यहाँ t की पावर -2 है। अब m l t की घातांकों की क्या करते हैं, तुलना करने पर, तुलना कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो तुलना करने पर क्या आ जाएंगे मान। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a + b = 0। m की घात को m की घात से तुलना करी तो a + b = 0, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन -a -3b = 1, और तीसरी इक्वेशन आ गई -2a = -1। ये अब इनको हल कर लेते हैं और एक एक करके वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले इसको हल कर लें, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई। अब ये a की वैल्यू को हमने किसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -हाफ। इसको तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? तो a की पावर हाफ आ गई और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हाफ आ गई, और b की कितनी आ गई, -हाफ आ गई। अब ये वैल्यू किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रख दो, तो समीकरण 1 में मान रखने पर हमारे पास देखो क्या मान आ जाएगा, मान रखा हमने v = Kp, a की पावर कितनी है, हाफ, d b की पावर -हाफ। क्लियर? तो हमारे पास कैसे सूत्र बना, यहाँ तक भी आप रख सकते हो। इट मीन्स p तो v के कैसे है, वेग के वायुमंडलीय दाब p समानुपातिक है, और ये क्या इसके व्युत्क्रमानुपातिक है। पावर किस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इट मीन्स क्यों नीचे आएगा, और पावर कितनी है, हाफ, अंडर रूट लगा देंगे, तो v = K √p/d।
क्लियर बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जो पावर हाफ थी उसको तो हमने अंडर रूट लिख दिया, और ये पॉजिटिव थी तो ये ऊपर रहेगा, और ये नेगेटिव थी इसको नीचे लिख दिया। तो ये तो हमारा सूत्र हो गया, और इनके मध्य संबंध हमें पता चल गया कि P तो इसके वर्गमूल के समानुपातिक है और D वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपातिक है। क्लियर? तो ये है तरीका, चाहे आपके पास कैसा भी क्वेश्चन दे दें, चाहे कितनी भी वैल्यूज दे दें, उनको हल करने के लिए दे दें आपको, उसको इसी प्रकार से हल करना है। पहले जो भी संबंध दे रखे हैं उनको इस तरह से लिखना है, समीकरण 1 बनानी है, दोनों तरफ उनकी विमाएं लिखनी है, उनकी विमाओं को हल कर देंगे, m की जितनी पावर है उसको एक जगह ले लेंगे, l की जितनी पावर है उसे एक जगह, t की पावर को एक जगह, फिर दोनों तरफ की m l t की पावर्स को क्या करेंगे, तुलना करेंगे, समीकरण बना लेंगे, a b c की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे और सूत्र का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? एक दूसरा क्वेश्चन हम एक और करके देखते हैं, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन से। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि पृष्ठ तनाव S, वेग V, घनत्व रो, कहीं का बच्चों आपको घनत्व D दिखने मिल सकता है। अभी तक आप छोटी क्लास में तो अभी तक घनत्व को D के फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब 11th में आपको घनत्व किस रूप में मिलेगा, रो के फॉर्म में। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, घनत्व रो तथा आवर्ती न्यू पर निर्भर करता है, तो सूत्र स्थापित कीजिए। क्लियर? अब ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं आसानी से। क्या क्या बोल रखा है, अब सबसे पहले तो कितने पृष्ठ तनाव S, वेग V पर निर्भर कर रहा है, घनत्व रो पे और आवर्ती न्यू पे निर्भर कर रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन बना लो, S is proportional to V की पावर A, रो की पावर B और न्यू की पावर C। आवर्ती को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और लगा दी हमने, या S इज इक्वल्स टू समानुपातिक नियतांक A V A रो B न्यू C। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 1। अब यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना, घबराना मत कि भाई हमें तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला ही नहीं पता, हमें तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता, इसका कहाँ से विमीय सूत्र लिखेंगे। तो बच्चों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। अब फर्स्ट चैप्टर में तो आप इन्हें याद करोगे, एक एक करके धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आपके सारे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे, तो आपको इनकी सारी अपने आप ही सूत्र याद हो जाएंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर में तो नए लिख रही सारी चीज़ें, इनसे संबंधित सारे चैप्टर्स आप आगे पढ़ोगे तो अपने आप ही आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव देखो क्या होता है, पृष्ठ तनाव S इज इक्वल्स टू F/L। अब जिसको नहीं आता, अभी जो टेबल दे रखी है टेक्स्ट बुक में उसमें से देख के लिख लिया करो, और अपने आप बस सूत्र देखो, विमीय सूत्र अपने आप बनाया करो। ठीक है, फोर्स/L। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है M/L/T-2। इसका तो सूत्र आपको बोला याद रखने के लिए, याद ही रखना। और ये क्या हो गया, L, लेंथ के लिए L, तो M1L0T-2 किसका हो गया, सरफेस टेंशन का, पृष्ठ तनाव का। V का आपको पता ही है, M0L/T-1 मीटर पर सेकेंड। रो का आपको पता ही है, अभी आपने निकाला है, मास अपॉन वॉल्यूम, M kg पर मीटर क्यूब, L-3 E0। और न्यू क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1/T। ठीक है, T-1। टाइम का अपोजिट क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, आवर्ती होता है। ठीक है, ये सारे रख लिए। अब इनकी विमाओं के रूप में लिखो इसे। इसकी विमा हमारे पास क्या आई, M1L0T-2 इज इक्वल्स टू
v की m नॉट एल टी माइनस 1 की पावर a, रो की m1 l माइनस 3 t नॉट की पावर b और इसकी पावर m नॉट l नॉट t माइनस 1 की पावर c। ठीक है बच्चों, t1 की पावर माइनस c। ये इन सबकी वैल्यूज रख दी हमने। अब दूसरा काम क्या है, पहले इसको हल कर लो। यहाँ पे इसकी पावर 0 है तो 0, यहाँ पे m की पावर कितनी हो गई b, यहाँ पे भी 0, तो m की पावर यहाँ पे कितनी आ गई b आ गई खाली, इंटू l की पावर कितनी यहाँ पे a, यहाँ पे माइनस 3b, वहाँ पे 0, तो l की पावर a माइनस 3b, t की पावर माइनस a, यहाँ पे 0 है वहाँ पर माइनस c। क्लियर, इस तरह से हल कर लेंगे सीधा। ये लिखना तो आता है बच्चों, यहाँ पे 0 है तो 0, 0 इंटू ए क्या होगा 0 होगा, 1 इंटू बी बी, वहाँ पे 0 इंटू सी 0, एल की पावर यहाँ पे कितनी है a है 1 है, तो 1 इंटू ए माइनस 3b, a माइनस 3b, यहाँ पे 0 थी इसलिए कुछ नहीं है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है माइनस a, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस c है, तो लिखिए हम इस तरह से। और यहाँ पे m नॉट l नॉट t माइनस 2। ठीक है, अब दोनों तरफ m l और t की घातों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, तुलना करने पर, तो तुलना करने पर सब बताओ, सब पहली समीकरण क्या आएगी हमारी, यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे b की पावर कितनी है, b की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास b इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 है, b इज इक्वल्स टू 1, पहली b की तो वैल्यू सीधे आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस a माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब b की वैल्यू आ गई, इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब ये a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, माइनस 3 माइनस c इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 3 उधर गया तो क्या हुआ प्लस 3, और माइनस 2 प्लस 3 कितना हुआ 1, तो माइनस c इज इक्वल्स टू 1 या c इज इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जो हमने पुट करी तो s इज इक्वल्स टू k, a की वैल्यू 3, रो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या बन गया, क्या बना फॉर्मूला, s इज इक्वल्स टू k v क्यूब रो अपॉन न्यू, क्योंकि न्यू की पावर कितनी थी माइनस 1 थी, इसलिए हमने नीचे लिख लिया उसे। तो ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, या ये इसके मध्य क्या होगा संबंध होगा। इस तरह से बच्चों कितने भी आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो, बस वही मेथड यही यूज में लेना है आपको। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में डालूंगी, उसमें आप करके देखना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखना आपसे होते ही नहीं होते। अब इसमें देखो बस एक लास्ट बचा है हमारा कि विमीय विश्लेषण विधि के क्या गुण है, क्या इसकी बाधाएं हैं, कि हर जगह इसे हम यूज क्यों नहीं कर सकते विमीय विश्लेषण विधि को। देखो बच्चों, विमीय विश्लेषण विधि को यूज क्यों नहीं किया जा सकता, सबसे पहले तो इसकी बाधा क्या है विमीय विश्लेषण विधि की, कि विमीय विश्लेषण विधि को के द्वारा, अब हम देखते हैं ना कि विमीय, जब हम उसे विमा के रूप में लिखते हैं तो हम नियतांकों को और आंकिक मानों को हम यूज में नहीं लेते ना यूज में, केवल हम भौतिक राशियों को यूज में लेते हैं। इट मीन्स कि विमीय विश्लेषण विधि में जो आंकिक मान है और नियतांक हैं उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो आंकिक मान है उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा विमीय विश्लेषण विमीय विश्लेषण
विधि की बाधाएं क्या क्या बाधा? सबसे पहली भाषा बाधा क्या है इसमें कि इसमें आंकिक मानों व नियतांकों को व्यक्त नहीं किया जाता इनमें जितने भी आंकिक मान होते हैं, नियतांक होते हैं, जब हम विमेय रूप में लिखते हैं किसी भी भौतिक राशि को, हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह से वैल्यू आई थी अभी 2 पाई r है, तो हम 2 को भी कंसीडर नहीं करते, ना ही पाई को कंसीडर करते, केवल किसको कंसीडर कर रहे हैं, r को, r की विमा लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम? सीधा केवल l लिखेंगे। 2 को भी हमने नहीं लिया, ना ही पाई को लिया, क्योंकि 2 के आंकिक मान है और पाई क्या है इसका, पाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उनको कंसीडर नहीं किया जा सकता। ये सबसे पहली इसकी क्या हो गई, बाधा हो गई। दूसरी बाधा क्या है बच्चों यहाँ पे विमेय विश्लेषण विधि की, कि इसमें केवल यहाँ पे m, l और t इन 3 चरों का ही उपयोग किया गया। अगर किसी चौथे चर पर भी अगर वो निर्भर करता है तो उसमें उसका किसी प्रकार का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया। केवल किस किस के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि विमेय विश्लेषण विधि में केवल हम m, l व t का उपयोग करते हैं, और यदि केवल इन तीनों का ही क्या कर रहे हैं, उपयोग करते हैं, और यदि किसी चौथे पद पर भी चौथे चर पर भी निर्भर करे तो उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। केवल m, l में t का ही उपयोग करते हैं इसमें हम, और अगर किसी चौथे चर पर भी अगर वो निर्भर कर रहा है, ताप पे निर्भर कर रहा है, धारा पे निर्भर कर रहा है, तो उसका इसमें किसी प्रकार का कोई उल्लेख बताया नहीं गया है, तो उसका भी हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें जो तीसरा जो बाधा है, वो तीसरी बाधा क्या है यहाँ पे, कि विमेय विश्लेषण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल सूत्रों के मध्य, भौतिक राशि के मध्य संबंध तो बता सकते हैं, लेकिन इसमें एक और दूसरी बाधा क्या आ जाती है कि विमेय विश्लेषण विधि के द्वारा हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास मान प्राप्त होते हैं वो आवश्यक नहीं कि हमेशा सही हो या गलत हो, इनका भी आधार हमें पता नहीं होता है। तो इस प्रकार की बाधाएं हमारे पास कई बार आ जाती हैं, जिनका कि, और दूसरा है हमारा कि इसमें हम किसी भी प्रकार की, इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें किसी भी प्रकार की राशि का प्रकृति के बारे में हमें ये पता नहीं चलता कि वह राशि किस प्रकृति की है, वो राशि अदिश प्रकृति की है या सदिश प्रकृति की है, इसका हमें पता चल रहा है कि विमेय विश्लेषण विधि में नहीं पता चल रहा। तो तीसरी बाधा क्या होगी कि भौतिक राशि की अदिश व सदिश प्रकृति ज्ञात नहीं होती। सदिश प्रकृति की है वो राशि या अदिश प्रकृति की, ये भी हमें पता नहीं चलता। और चौथा इसकी बाधा है कि अगर कोई भी राशि है जो किससे युक्त है, अगर वो त्रिकोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण मिति से या लघु गुणक विधि से या चर घातांकों के रूप में है, चर घातांकों मतलब e की पावर x के फॉर्म में है, घातांकों के से युक्त है, तो से युक्त राशि को भी इस विधि द्वारा नहीं समझा जा सकता। क्लियर? अगर कोई भी राशि
जो किससे युक्त है, त्रिकोणमिति से युक्त है, या लघु गुणक के रूप में लिखी हुई है, या चर घातांकों के रूप में साइन या कॉस के फॉर्म में है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में है, या e की पावर x b प्लस b x इस तरह से दे रखी है, या चर घातांकों के रूप में, तो इस प्रकार से युक्त राशि की भी हम विषमीय विश्लेषण विधि के द्वारा उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसमें भी कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि विषमीय विश्लेषण विधि की बाधाएं बताएं। तो विषमीय विश्लेषण विधि की पहली बाधा क्या है कि इसमें आंकिक और नियतांकों को व्यक्त नहीं किया जाता। दूसरा है कि इसमें n n व t का ही उपयोग करते हैं। यदि किसी चौथे चर पर भी अगर राशि निर्भर करती है तो उसका इसमें कोई भी उपयोग, कोई भी उसके बारे में नहीं बताया गया या उसके रूप में उसे व्यक्त नहीं किया जाता है। तीसरा है कि ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है, इसका भी हमें प्रकृति का पता नहीं चलता। और चौथा है कि अगर त्रिकोणमितीय लघु गुणक या किस रूप में है, आपकी चर घातांकों के रूप में राशि है, तो भी उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये चार इसके क्या हैं, कुछ बाधाएं हैं जो इसमें 1 नंबर का 1.5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दूंगी, ऐप में ही वो डाउनलोड कर दूंगी, आपके ऐप में ही अपलोड कर दिए जाएंगे, उनको उसमें से आप देख लीजिएगा, क्लियर। और उन क्वेश्चंस को करके देखने का ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। और किसी की भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्लियर। थैंक यू।